नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज 4th पार्ट है और लगभग 2 पार्ट इसके और बनेंगे और हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों इससे पहले हमने देख लिया असहयोग आंदोलन, देख लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, देख लिया। अब दोस्तों उसके बाद में हमने देख लिया कई तरह की चीज़ें, जैसे गोलमेज सम्मेलन हो गया, फिर हमारी सरकार बनती है 1937 में, फिर मुक्ति आंदोलन के नाम से जो एक चलाया गया था। इसके अलावा दोस्तों हमने देख लिया तीनों गोलमेज सम्मेलन हमने देख लिया। इसके बाद में हमने त्रिपुरी संकट पे देख लिया और त्रिपुरी संकट जो 1939 में आया था। त्रिपुरी संकट के बाद में आया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था कि हमने अंग्रेज़ों को कहा था, कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को कहा था कि आप हमें स्वतंत्र कर दीजिए, इसके बदले में हम आपके द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपको स्वतंत्र नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हमारे सामने एक अगस्त प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव में कहा गया कि कुछ शर्तें रखी गई कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर देंगे, ये सब, और इसके बदले आप हमें सहयोग कीजिए। और लॉर्ड लिनलिथ वो लेके आया था अगस्त 1940 में। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये हमें नहीं चाहिए। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में आगे क्या हुआ वो हम आज शुरू करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, कुछ बातें हमें इसमें से याद रखनी है, सारा नहीं पढ़ेंगे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। यह सत्याग्रह भारत की ब्रिटिश सरकार के प्रति नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति थी। हमने दोस्तों उनका जो अगस्त प्रस्ताव है उनका पूरी तरह से विरोध किया और उस विरोध को जताने के लिए हमने एक नैतिक रूप से उन पर दबाव डालने के लिए, नैतिक विरोध करने के लिए एक सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। और इसका नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। 17 अक्टूबर 1940 को यह शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, तो उसके विरोध में ही 17 अक्टूबर अगस्त में वो आया था और अक्टूबर में हमने ये शुरू कर दिया। 17 अक्टूबर 1940 को यह शुरू हुआ। बस ये बातें इंपॉर्टेंट है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने विनोबा भावे और द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चीज़ आप मत भूलना कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे और द्वितीय कौन थे और कब शुरू हुआ। 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर में ना याद रखो कोई बात नहीं, 1940 याद रखनी है। और किसने शुरू करवाया? गांधी जी ने शुरू करवाया। बस इतना इसके बारे में जानना काफ़ी है। इसके बाद में हमने पढ़ा क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। 40 तक पढ़ लिया, आगे 1942 चलते। 1942 में क्या कहा गया था क्रिप्स प्रस्ताव में? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की कमजोर होती स्थिति तथा ब्रिटेन पर इस बात का दबाव बढ़ने लगा कि वह भारतीय जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। अब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों की स्थिति बुरी होती जा रही थी, मतलब ब्रिटेन की स्थिति बुरी होती जा रही थी। साथ ही साथ भारत में यहाँ विद्रोह ज़्यादा होते जा रहे थे। तो पूरे विश्व में भारत के लिए आवाज़ उठने लगी कि आप भारतीयों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें और मतलब असंतोष जो भारत में बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, है ना। तो इससे अमेरिकी के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई पीएम थे इवार उस समय, और चीनी राष्ट्रपति थे चांग काई शेक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों को युद्ध में सहयोग करने हेतु बातचीत करें। दोस्तों ये वो राष्ट्र थे जो एक तरफ एक खेमे में थे। कौन कौन से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्रिटिश, और जापान दूसरी तरफ था। जापान और वो दूसरी तरफ थे। तो इन राष्ट्रों की स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी। ये चाह रहे थे कि भारत भी इसमें सहयोग करे, लेकिन भारतीय नेताओं ने पूरी तरह से इनकार कर दिया था कि हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे जब तक आप हमें आज़ादी नहीं दोगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश पीएम पे दबाव डाला कि आप किसी भी तरह से भारत को मनाइए और उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए कि वो हमें सहयोग करें द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके कारण चर्चिल ने भारत में उत्पन्न राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध, भारत में जो राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध हो गया था दोस्तों, द्वितीय विश्व राजनीतिक गतिरोध कैसे? हमारे कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों ने इस्तीफा दे दिया था और वैधानिक गतिरोध चल ही रहा था कि भाई हम आपकी बातें क्यों माने जब आप हमारी बातें नहीं मान रहे हो। तो इसको दूर करने के लिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इनका पूरा नाम है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्यीय दल
एक ही सदस्य था दोस्तों, इसमें एक सदस्यीय दल या मिशन भारत भेजा जो 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो आप मार्च 1942 भी बोल सकते हो, और थोड़ा ज़्यादा याद रखना चाहो तो 22 मार्च 1942 को भारत आया था। इस दल या फिर इस मिशन में कुछ बातें कही गई थी, मतलब कुछ प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखे गए थे जो इस प्रकार थे कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा जो कि किसी भी घरेलू और बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कि युद्ध के बाद में जब युद्ध समाप्त हो जाता है, और एक और शर्त थी कि अगर युद्ध जीतता है ब्रिटेन तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, और उस पर कोई भी घरेलू और बाहरी सत्ता के अधीन भारत नहीं रहेगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि आप रहोगे तो कहलाओगे तो ब्रिटेन के उपनिवेशी, लेकिन हम आपको आंतरिक और बाहरी राजनीति में मतलब जो भी निर्णय है आप खुद ही लोगे, इसका अधिकार हम दे देंगे, हमारा अधिकार आप पे नहीं रहेगा, मतलब आपके सारे कार्य आप ही करोगे। लेकिन ये दिया कब जाएगा? युद्ध के बाद में। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा बनाएंगे। युद्ध के बाद में हम एक आप ही लोगों में से चुन के एक सभा बनाएंगे जो आप लोगों के लिए ही एक नए संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत नया संविधान स्वीकार नहीं करना चाहे तो उसे अलग संविधान बनाने का भी हक होगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने भारतीयों को बांट दिया। यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया कि अगर कोई भी राज्य भारत का संविधान को स्वीकार, जो नया संविधान ये सभा बनाएगी उसको स्वीकार नहीं करना चाहे तो उसे हक होगा कि वो अलग रह सकता है और अपना एक अलग संविधान बना सकता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों जो इन्होंने मुस्लिम लीग की बात मान ली ना, पूरी तरह से तो नहीं मानी है इसने, है ना। ऐसे तो नहीं कहा कि हाँ हम अलग से पाकिस्तान बना देंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मान ली। क्या कह दिया इन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई राज्य इस नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो वो अपना अलग संविधान बना के रख सकता है। मतलब यही हुआ ना कि अगर आप हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते हो तो आप अपना अलग राज्य बना सकते हो, मतलब अलग संविधान बना के रह सकते हो। तो आंशिक रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को क्रिप्स मिशन में कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। युद्ध के दौरान शासन चलाने हेतु एक कार्यकारी परिषद बनेगी जिसमें भारत के कुछ प्रतिनिधि होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगा। भारतीयों को इनडायरेक्टली रूप से कहे तो ये भारतीयों को गोली दे रहे थे कि जब तक युद्ध चल रहा है तब तक हम एक कार्यकारी परिषद का निर्माण कर देंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग ही होंगे, लेकिन जो भारत का रक्षा मंत्रालय है वो ब्रिटिश सरकार का अधीन होगा। मतलब आपकी सेना और शासन हम चलाएंगे और आप अंदर अंदर की अपनी राजनीति चलाते रहना, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे 1942 के सामने हमारी तरफ प्रस्ताव रखे गए। दोस्तों हम मांग रहे थे लाहौर अधिवेशन के बाद से पूर्ण स्वराज्य, और ये हमें अभी तक दिए जा रहे थे डोमिनियन स्टेट। नेहरू अगस्त प्रस्ताव में भी इन्होंने ये कहा कि हम डोमिनियन स्टेट दे देंगे, है ना। और यहाँ भी इन्होंने ये कहा कि हम डोमिनियन स्टेट बना देंगे। कहीं भी हमें आज़ाद करने की बात ये लोग नहीं कर रहे थे, है ना। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ना तो कांग्रेस ने स्वीकार किया और ना ही मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। कांग्रेस ने कहा कि हमें भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं चाहिए, हमें संतुष्टि वास्तविक स्वतंत्रता से ही मिलेगी। कांग्रेस ने साफ कह दिया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा हर चीज़ में युद्ध के बाद युद्ध के बाद युद्ध के बाद। तो कांग्रेस ने कहा कि हमें भविष्य के वादे नहीं चाहिए, हमें कैसे विश्वास कि तुम लोग ये चीज़ मानोगे नहीं मानोगे, हमें चाहिए कि आप हमें आज ही लिखित में दे दो कि हम आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, हमें स्वतंत्रता ही चाहिए। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, मतलब उत्तर दिनांकित चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है दोस्तों ऐसा चेक जिसको विड्रॉ कराने की अवधि जा चुकी है ना, ऐसा चेक कहा। तो ये जो पोस्ट डेटेड चेक वाला जो वर्ड है ना दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, निम्न में से क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी द्वारा क्या कहा गया था, है ना। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, ये भी याद रख लीजिएगा कि गांधी जी ने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक। और साथ ही ये कहा कि यह एक ऐसे, इसमें एक ऐसे बैंक का नाम है जो टूट रहा है, मतलब इस चेक के ऊपर उस बैंक का नाम दिया गया है जो खुद ही टूटने वाला है, तो हम इसमें से कैश कैसे निकालेंगे। इस तरह से उन्होंने भी इस चीज़ की आलोचना की। और मुस्लिम लीग ने इसलिए इसे अस्वीकार किया क्योंकि इसमें सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई थी। मुस्लिम लीग तो अलग से पाकिस्तान की मांग कर रही थी ना कि धर्म के आधार पर मुसलमानों का अलग राज्य बना दिया जाए, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में मतलब पूर्ण रूप से उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। अब दोस्तों हम शुरू करेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और ये गांधी जी का अंतिम आंदोलन होगा दोस्तों, और अंतिम बड़ा आंदोलन होगा। और उसके बाद में हमें लगभग 42 में तो शुरू ही हुआ है ना, 47 में हमें आज़ादी मिल ही जाएगी, है ना। तो असहयोग आंदोलन पहला बड़ा, दूसरा सविनय अवज्ञा, और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है और बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे।
क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता। इससे पहले जो 1942 में मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया वो असफल हो गया। जापानी आक्रमण का बढ़ता खतरा। दोस्तों, हमने देखा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एक तरफ थे और उस समय दोस्तों जापान बहुत आक्रामक हो रहा था, है ना। और लगातार भारत पे ये खतरा बढ़ता जा रहा था कि अगर ब्रिटिश मतलब हम ब्रिटेन के उपनिवेशी थे तो थे, वैसे जापान को हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ब्रिटेन के देशों पे हमला कर रहा था, उपनिवेशों पे हमला कर रहा था और बहुत ज़्यादा इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि अब जापान हमें नहीं छोड़ेगा, जल्द ही जापान इंडिया पे आक्रमण करने वाला है। तो इस आक्रमण का खतरा तथा युद्धकालीन परिस्थितियों में बढ़ती महंगाई ने जनमानस में असंतोष। जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ था दोस्तों, 1939 से वो चला था 45 तक, है ना, अब 42 आ गया था, है ना। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध से जो महंगाई, वस्तुओं की कमी, है ना, व्यापार सब ठप हो गया था, जो ये चीज़ हुई थी ना, उससे भारत में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इन सारी चीज़ों से जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो गांधी जी को भी यह विश्वास होने लगा था कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति, मतलब भारत में जो अंग्रेज अभी रह रहे हैं ना, उनकी उपस्थिति जापानी आक्रमण हेतु दावत सिद्ध होगी। अगर भारत में अंग्रेज थोड़े दिन और रहे तो इसका मतलब है कि हम जापानियों को आक्रमण करने के लिए डायरेक्ट इनविटेशन दे रहे हैं, है ना, इसका मतलब ये हो गया। तो जापानियों को आक्रमण हेतु दावत सिद्ध होगी। अतः उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि वे भारत को ईश्वर के हाथों में, या फिर आधुनिक शब्दावली में कहें तो अराजकता की स्थिति में छोड़कर चले जाए। अब गांधी जी ने, इतने दिन गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि छोड़ के चले जाओ, अब गांधी जी ने साफ कह दिया कि प्लीज़ आप लोग इंडिया को छोड़ कर चले जाओ। हम जिस हालात में हैं, चाहे हमारे 2 भाग होएं, चाहे 4 भाग होएं, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन आप हमें छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आप लोग यहाँ रहे तो इंडिया पे जापान आक्रमण कर देगा और हम उस स्थिति में नहीं है। हम क्यों द्वितीय विश्व युद्ध में घुसे भाई, हमें कोई मतलब ही नहीं है जब तुम्हारे मुद्दों से। हम तो पहले से उपनिवेश बने पड़े हैं, हम तो खुद अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, हम दूसरों से क्यों लड़े, है ना। तो गांधी जी ने पहली बार ऐसा वक्तव्य अंग्रेजों के लिए दिया। ठीक है। 1942 में कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। जो वर्धा अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में पेश किया गया था। तो 1942 का वर्धा अधिवेशन था, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। 1942 में ही कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव पास करने से पूर्व गांधी जी ने आंदोलन विरोधियों को चुनौती, अब दोस्तों चुनौती देते हुए कहा था कि बहुत सारे नेता ऐसे थे जो आंदोलन शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। इवन उस टाइम तो जवाहरलाल नेहरू और भी, जब गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि हमें एक बड़ा आंदोलन अब शुरू करना पड़ेगा, तब बहुत सारे नेता इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि पहले से इंडिया की स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी। और उन्होंने कहा कि बापू, इस समय आंदोलन शुरू करना सही नहीं होगा, जनता हमारा साथ नहीं देगी, क्योंकि जनता ऑलरेडी बहुत परेशानियों से जूझ रही है। तब गांधी जी ने यह बात कही थी कि यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं इस देश की बालू से, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मेरा साथ नहीं देती है इस संघर्ष के लिए तो आप लोग चिंता मत करो, मेरे में नहीं, मेरे जो देश में इतनी ताकत है कि मेरे पीछे इतनी जनता खड़ी है कि मैं इस देश की बालू को उठा के भी कांग्रेस जैसा एक बड़ा दल और उससे भी बड़ा दल खड़ा कर सकता हूँ। तो ये वक्तव्य दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बालू से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, है ना, ये चीज़ भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मुझे ये कोटेशन यहाँ पे लिखना पड़ा था। आखिरकार 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव को पुष्टि दे दी गई। देखो, जो वर्धा सम्मेलन हुआ था उसमें तो प्रस्ताव रखा गया कांग्रेसियों के सामने, लेकिन उस समय यह स्वीकार नहीं किया जा रहा था। फिर 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई और उसमें गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी का भाषण के कुछ इस प्रकार था दोस्तों। गांधी जी ने उस समय एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, उसके कुछ प्रमुख वर्ड्स इस प्रकार हैं कि गांधी जी ने कहा, संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। जो गलतियाँ मतलब उन्होंने पहले करी हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में और असहयोग आंदोलन में, कि वो छोटी छोटी अंग्रेजों की बातों से कि भाई हम आपकी ये बात मान लेंगे, आप आंदोलन ख़त्म कर दीजिए, ये बात मान लेंगे। तो अब गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने से पहले कह दिया कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता हूँ। नमक टैक्स हो चाहे शराबखोरी हो आदि को कम करने का प्रस्ताव वो दे दें, लेकिन मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। उन्होंने कहा कि अब चाहे अंग्रेज मेरे सामने कह दे कि हम आपका नमक से टैक्स हटा देंगे, हम शराबखोरी को रोक देंगे, लेकिन वो कुछ भी कह दे, लेकिन मेरा एक ही वर्ड होगा कि मैं आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहिए मुझे, है ना।
और उन्होंने उस समय नारा दिया, करो और मरो, अर्थात या तो हम आज़ादी लेंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये गांधी जी ने भी ऐसे सोच लिया था कि या तो अब मरना है या फिर आज़ाद होना है, क्योंकि अब हम नहीं मरे तो वैसे भी जापान आके हमें मार देगा, हालत हमारी वैसे ही ख़राब हो रही है, अंग्रेज़ों ने वैसे ही इतना लूट रखा है, ऊपर से अगर जापान यहाँ आ गया तो हमारी स्थिति तो और भी बदतर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब या तो हमें कुछ करना है या फिर मरना है। और उनके इस भाषण से दोस्तों पूरे देश में एक जोश की लहर दौड़ गई। आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना गया और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई माना जाता है दोस्तों। अगस्त क्रांति क्यों जाना गया? क्योंकि 7 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास हुआ था, तो अगस्त में यह आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया। और इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम महान लड़ाई भी इसे माना जाता है, क्योंकि इसके बाद में कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ और इसी आंदोलन के प्रभावों से आगे चलकर हमें आज़ादी भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। आज 16 अगस्त 2020 में हम बात कर रहे हैं। अभी 9 अगस्त को अखबारों में खूब न्यूज़ आई थी दोस्तों, खूब ज़्यादा, कि 9 अगस्त को हमने ऐसे ऐसे आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन हमारे लिए था। तो ये डेट आप याद रखिएगा। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंधक बनाकर रखा गया। दोस्तों अब अंग्रेजों ने नई रणनीति अपनाई कि आप करो आंदोलन, कैसे करते हो हम करने देते हैं। आंदोलन शुरू हुआ नहीं कि 9 अगस्त की सुबह छोड़िए, 9 अगस्त की रात को ही गांधी जी को और जितने भी अपने राजेंद्र प्रसाद है ना, बड़े बड़े नेता थे ना, उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल लिया गया। और गांधी जी को कहाँ डाला? सर आगा खां पैलेस में। उन्होंने सरकार ने कांग्रेस को गैर सरकारी कानूनी संस्था घोषित कर दिया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित करके उसकी संपत्तियां जब्त करने लग गई। राजेंद्र प्रसाद, जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को अलग जगह रखा गया, जयनारायण व्यास को अलग जगह रखा गया। कालांतर में जेल की दीवार फांदकर जयनारायण व्यास फरार हो गए तथा आंदोलन में भूमिगत होकर आज़ाद दस्ते का इन्होंने गठन किया। आगे चलकर दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण है वो जेल से फरार हो गए थे कुछ दिन में ही, और भूमिगत रूप से मतलब गुप्त रूप से आंदोलन इन्होंने चलाया और उन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया था। करो या मरो का नारा संपूर्ण देश में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाला और आंदोलन अहिंसक न रहा। दोस्तों गांधी जी की एक ही रणनीति होती थी कि आंदोलन में हिंसा नहीं होगी। मैं आपको कितना भी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हिंसा नहीं करूंगा, नहीं किसी को करने दूंगा। यही तो था जब 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड में गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन रोक दिया था जो हमने पीछे पड़ा था। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, अब किसके हाथ में आ गया आंदोलन? सारे जो बड़े नेता थे, हमको गाइड करने वाले थे, उनको तो सबको जेल में डाल दिया गया है ना। तो अब आंदोलन आ गया युवाओं के हाथ में। जो छोटे मोटे नेता थे जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, वो मोस्टली युवा नेता थे, उनके हाथ में आ गया। लेकिन अब आंदोलन अहिंसक नहीं रहा। आंदोलन में जगह जगह हिंसा होने लगी। इतनी हिंसा अंग्रेज कर रहे थे और इतने ही भारतीय लोग कर रहे थे। हड़तालों से फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, संचार साधनों को नष्ट कर दिया गया, रेल लाइनें उखाड़ी गई, बिजली के तार काटे गए, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकखाने, सरकारी इमारतें सब कुछ जला दी गई। दोस्तों भारतीयों ने भी खूब उत्पात मचाया, कम नहीं था, क्योंकि हम लोग परेशान हो गए थे इन लोगों से बहुत ज़्यादा। और गांधी जी जेल में चले गए थे, तो अब हमें रोकने वाला कोई था नहीं कि अब लो तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, या तो भागो यहाँ से या मरो यहाँ से। हमने भी ये कह दिया था अंग्रेज़ों को। तो सारी फैक्ट्रियाँ जितनी थी सारी बंद कर दी गई। संचार के साधन, टेलीफोन लाइन्स हमें जहाँ भी दिख रही है उनको काट पीट दिया गया। रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई कि आप पहुँचो, कैसे पहुँचते हो। ठीक है, बिजली के तार, खंभे सब तोड़ फोड़ कर दिए गए। इसके साथ ही सरकारी रेलवे स्टेशन हो गए, सरकारी जितनी भी इमारतें थी सब के आग लगा दी गई। मतलब खूब भयंकर हमने भी उत्पात मचाया। 1942 के आंदोलन में सर्वाधिक असर बंगाल, बिहार, यूपी और मद्रास व बम्बई पर अधिक था, लेकिन समूचे भारत में इसकी हिस्सेदारी थी। सबसे ज़्यादा तो असर इनमें था दोस्तों, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, मद्रास और मुंबई में। लेकिन भारत का कोई भी राज्य, कोई भी भाग ऐसा नहीं था जिसने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया हो। सितंबर 1942 के बाद ब्रिटिश सरकार के दमन के विरुद्ध आंदोलन भूमिगत हो गया। सितंबर 1942 अगस्त में हमने शुरू किया था और अगस्त से सितंबर तक हमने भी भयंकर उत्पात मचाया और अंग्रेजों ने भी भयंकर अत्याचार हम पे किए। फिर हमारा आंदोलन क्या हो गया? भूमिगत आंदोलन हो गया। हम खुलेआम पटरियां नहीं उखाड़ रहे थे, अब हम
छुप छुप कर काम कर रहे थे कि अंग्रेज ना तो हमें पकड़ पा रहे थे और ना ही हमसे सलट पा रहे थे ना। भूमिगत आंदोलन चलने लगा था। गिरफ्तारी से बचे नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, दोस्तों यहाँ पे सुचेता कृपलानी जी का भी नाम है। सुचेता कृपलानी आदि ने आंदोलन को भूमिगत नेतृत्व प्रदान किया। तो दोस्तों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो भूमिगत आंदोलन चलाया था उनमें मुख्य नेता निम्न में से कौन सा था, कौन सा नहीं था। तो ये 3-4 नाम तो और भी थे इनके अलावा, लेकिन ये 3-4 नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण वही तो थे जो जेल से भाग के आ गए थे, ठीक है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी, इन सब ने भूमिगत आंदोलन चलाने में नेतृत्व प्रदान किया था। राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो स्टेशन का भी संचालन किया था। मतलब छुप के रेडियो स्टेशन चला रहे थे और जनता को उससे वो करते थे, ये लोग जोश भर देते थे, ऐसे ऐसे भाषण उस पर देते थे, अपनी कार्यनीति बताते थे। अब अंग्रेजों को ये भी नहीं पता चल रहा था ये स्टेशन है कहाँ से, ये चीज़ प्रसारित कहाँ से हो रही है। पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था और जनता तक ये अपनी आवाज़ भी पहुँचा रहे थे। कौन? उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया, है ना। तो इतने सब काम आंदोलन में हो रहे थे और भी बहुत सारे काम इस आंदोलन में हुए थे दोस्तों, कि मुझे लगा कि ये आंदोलन हमें डिटेल से पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यही छोड़ा है। क्योंकि आज का वीडियो तो लगभग 20-25 मिनट का हो गया, तो आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अभी जो आंदोलन और कैसे आगे बढ़ा और कैसे फिर अंग्रेजों ने इसे दबाया और इसके क्या परिणाम निकले, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास है, और डिसलाइक क्यों किया ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।